हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जो भी फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो आप लोगों के लिए हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस की। इसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसे ही आपके जीके के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको एंड तक ज़रूर बने रहना है, ठीक है। सो देखिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं उनके एक्सप्लेनेशन जो बताता हूँ वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिप बोर्ड पर रखता है। तो देखिए, क्लिप बोर्ड पर रखता है और टेक्स्ट को हटाता है किसी डॉक्यूमेंट्स में से, मतलब कौन सा विकल्प है इनमें से जो ऐसा काम करता है। पहला ऑप्शन है कट, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन है पेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है डिलीट। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है, तो राइट जब आंसर की बात करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कट। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि कट क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपने कोई टेक्स्ट को टाइप किया, आपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड में कोई टेक्स्ट को टाइप किया और उसको आपको वहाँ से हटाना है, ठीक है। वहाँ से हटाने के लिए कई सारे विकल्प यूज़ होते हैं, जैसे तो एक हो गया आपका बैक स्पेस, उससे भी आप हटा सकते हैं, और एक हो गया आपका डिलीट बटन, उससे भी आप लोग हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हटा सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था कि क्लिप बोर्ड पर रखता है, मतलब जो टेक्स्ट है, जो अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वहाँ से हटा दिया जाए और जो क्लिप बोर्ड है उसमें उसको रख दिया जाए। तो इसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें कट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कट के लिए आप लोग दो तरीके से कट कर सकते हो टेक्स्ट को। एक तो आपका डेस्कटॉप पर जब आप लोग कट करना चाहो, तो आप लोग जो टेक्स्ट है उसके राइट में क्लिक करोगे और मतलब उसको कट करने के लिए वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा माउस से, और एक इसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर Ctrl+X का जब आप लोग यूज़ करोगे तो ये कट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो आपने टेक्स्ट कट करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना वो कट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए, आपको इसे पेस्ट करना है, मतलब कहीं पर, मतलब अब जो है ना कट हो गई है, वहाँ से चीज़ हट गई है और ये कहाँ पर जाके सेव हो गई है, क्लिप बोर्ड में जा करके सेव हो गई है। अब आप लोगों को ये चीज़ फिर से चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, पेस्ट करोगे। और पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl यानी कि Ctrl+V का यूज़ किसके लिए किया जाता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कट हो गया, पेस्ट हो गया, तो एक चीज़ और बचती है, उसको भी देख लेते हैं। तो Ctrl+C का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां प्रायः दाखिल की गई जानकारी को तेज़ी से दाखिल करने के लिए संचय किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां प्रायः दाखिल की गई जानकारी को तेज़ी से दाखिल करने के लिए संचय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। यह भी एक अस्थायी मेमोरी होती है। आप लोग जैसे कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग उसमें जब स्टोरेज को देखने जाते हो तो आपका स्टोरेज ये बहुत ज़्यादा घेर लेती है। मतलब कैशे मेमोरी कुछ इसी तरीके से आपके फाइल्स, मतलब फाइल्स के अंदर कुछ हल्का, मतलब जो आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है वो डेटा भी स्टोर करे रहती है कैशे मेमोरी, और उसमें से जब आप लोग उसको डिलीट कर सकते हो तो आपका स्टोरेज है ना खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में क्या कार्य करता है। तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन में जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रिंटर। आप लोग खुद ही देख सकते हो, जो यूज़र होता है, यानी कि यूज़र्स क्या होते हैं, जो आप लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हो उसको कहते हैं यूज़र, यानी कि आप यूज़र हैं, ठीक है। तो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक मध्यवर्ती के रूप में क्या कार्य करता है उसके बारे में बताना है। पहला है प्रिंटर, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है MS ऑफिस और फोर्थ ऑप्शन है प्लॉटर। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। किस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा आपके कंप्यूटर में तो आप लोग क्या MS ऑफिस यूज़ कर पाओगे, यानी कि MS वर्ड हो गया, उसमें MS एक्सेल हो गया, इस प्रकार से आप लोग क्या उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं ना। वैसे ही आपका मतलब
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते आप, ना प्रिंटर ना फिर प्लॉटर, ठीक है। मतलब कंप्यूटर से अटैच करके उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी आप लोग जो मतलब 90% लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के कंप्यूटर में विंडो 10 डला हुआ है और किसी के में 11 डला हुआ है, किसी में 7 डला है, तो इस तरीके से विंडो का यूज़ कर रहे हैं। किसी के में XP भी चल रहा होगा अभी तक, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट OS की बात कर ली जाए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आप लोग यूज़ क्या करते हो, मतलब मोस्टली इंडिया में लोग क्या यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। उसके बाद और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, तो एक है अपना लिनक्स। कौन सा है, लिनक्स। तो लिनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एक है मैक OS। क्या है, मैक OS। तो मैक OS किसका होता है, मतलब मैक OS है आपका जो एप्पल कंपनी है उसका, मतलब जो एप्पल के प्रोडक्ट, एप्पल के कंप्यूटर वगैरह आते हैं तो उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद एक है अपना यूनिक्स। कौन सा है, यूनिक्स। तो आपको लिनक्स और यूनिक्स दोनों याद रखने हैं। एक है आपका MS-DOS। क्या है, MS-DOS। तो इस तरीके से आपके 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का फुल फॉर्म क्या है, PaaS का पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो PaaS का पूर्ण रूप यहाँ पे ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। देखिए PaaS, तो PaaS का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, PaaS और S, सॉरी PaaS है, PaaS इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है पेमेंट एज ए सर्विस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आंसर क्या होगा, पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, थर्ड ऑप्शन है परफॉर्मेंस एज ए सर्विस और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोकॉल एज ए सर्विस। तो देखिए सर्विस सभी में है, एज ए। तो मतलब आपको बस केवल पहला वर्ड फाइंड करना है कि पहला वर्ड इसमें क्या हो सकता है। देखिए जो अपना PaaS है इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर जो अपना ऑप्शन है वो हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि आपका यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो जरूर आ सकते हैं। एक आपसे पूछ लिया जा सकता है कि www का पूर्ण रूप क्या है। तो www का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आपसे पूछ सकता है ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे 2-3 और मैं बता दूंगा अभी, और इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ ही लिया गया है, इसमें क्या कहना है कि www का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वेब और सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेबिनार और फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। तो देखिए जो www का फुल फॉर्म होता है वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं तो उनको जरूर नोट करिएगा। एक आप लोग लिख लीजिए ALU। तो ALU के बारे में बता चुका हूँ अभी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक आप लोग लिख सकते हैं बायोस, ठीक है, BIOS। तो बायोस का फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट और क्या है, सिस्टम। बेसिक, B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसका CPU का तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए एक होता है ARPANET, ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, ARPANET का फुल फॉर्म, तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने मैंने दिखा दिए। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि किसी भी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइलों को खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी आपकी ड्राइव है, जैसे आपके कंप्यूटर में ड्राइव C होती है, ड्राइव D होती है, ड्राइव E होती है।
तो इसमें मतलब कोई भी ड्राइव में आपको कोई टेक्स्ट फाइल को खोलना है तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो अपनी कमांड होती है वो कौन सी कमांड होती है, तो आप लोग जब इसमें कमांड करोगे तो जो कमांड होती है उसका नाम होता है डॉट टेक्स्ट, मतलब पहले स्टार लगाओगे उसके बाद डॉट TXT टाइप करोगे तो आपकी जो कमांड है वो खुल जाएगी और आप जो है ना सर्च कर सकते हो। उसको कमांड का उपयोग किया जाता है खोजने के लिए, यानी कि सर्च करने के लिए। टेक्स्ट फाइल आपकी जितनी भी होंगी तो आपके सामने निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। अब जो टेक्स्ट फाइल होती है, जो अपनी टेक्स्ट फाइल होती हैं उनका जो फॉर्मेट यानी कि एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt, तो इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद MS वर्ड में जो फाइल बनती हैं MS वर्ड में, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है उसको कहते हैं .docx .docs, ठीक है। उसके बाद MS एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल, तो MS एक्सेल में जब इसके जब फॉर्मेट की बात आती है, मतलब फाइल एक्सटेंशन की बात आती है, तो इसका फाइल एक्सटेंशन है .xlsx। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मैंने आपको बता दिया और कई सारे बता भी चुका हूँ आपको पिछले वीडियोस में, ठीक है। चलिए उसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगर आप लोग PDF चाहते हो इसकी तो PDF भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, आप लोग वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना वीडियो को, उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है। तो परिवर्तनशील मेमोरी का मतलब होता क्या है, सबसे पहली बात तो परिवर्तनशील का मेमोरी का मतलब होता है यहाँ पे मतलब अस्थायी मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है आप लोगों से। तो देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन है रैम, सेकंड ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है PROM और फोर्थ ऑप्शन है EPROM। तो देखिए जो रैम होती है वो होती है एक परिवर्तनशील मेमोरी, यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी कैसे अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी होती है, परिवर्तनशील मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। तो अब देखिए रैम का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद देखिए रोम है, तो रोम का भी आपसे बता सकते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए PROM लिखा है और EPROM लिखा है। तो मैंने ये कई बार आपको बताया है यहाँ पे EPROM और PROM के बारे में। अब आप लोग ये बताइएगा कि डबल EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल EPROM का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग में से कितने लोग बता पाते हैं इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए सॉफ्ट जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सबसे पहले आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पता होनी चाहिए। तब देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर का ही था, उसमें मैंने बताया था जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं तो उनके बारे में हमने सब सबरी जो है ना उनके बारे में चर्चा कर ली थी। तो आप लोग वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस उसमें आपको मिल जाएंगी सभी की सभी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित की जाती है। एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने कोई पेज देखा और पेज को अगर आप लोग उस PDF में देख रहे हो और वो कहाँ पर देख रहे हो, आप लोग कंप्यूटर में देख रहे हो। तो कंप्यूटर में जब देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर, तो आप लोग उसको हाथ में लेकर के पकड़ तो सकते नहीं हो, तो ये हो गई सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद अगर आप लोग वही पेज प्रिंट के माध्यम से प्रिंटर जो होता है आपका उसके माध्यम से प्रिंट कर देते हो तो और वो आपके हाथ में आ जाता है, तो हो गई वो उस फाइल की हार्ड कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट और हार्ड कॉपी में अंतर समझ गए होंगे। तो शॉर्ट कॉपी हमसे पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन है स्कैनर, सेकंड ऑप्शन है प्रिंटर और थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है, उसके बाद प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉनिटर होता है वो होता है एक आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है एक तो।
और यहाँ पे जो मॉनिटर है उससे ही केवल हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मॉनिटर पर ही तो दिखेगा, कोई भी पीडीएफ होगी वो आपको स्क्रीन पर दिखेगी। स्क्रीन को क्या कह सकते हैं, स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ कि पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें कह रहे हैं कि सिस्टम हैंग क्या है। तो इसमें बहुत से लोग के गलत आंसर हो सकते हैं, तो इनके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है इसमें आपको। पहला ऑप्शन है कि सिस्टम वायरस से संक्रमित है। तो कई सारे लोग इसका राइट आंसर यही लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके सामने लिख रहा है कि सिस्टम वायरस से संक्रमित है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सिस्टम कीबोर्ड के इनपुट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम बंद है। और फोर्थ ऑप्शन है स्लीप, जो अपना सिस्टम है वो स्लीप मोड में है। तो आप लोग दो ऑप्शन तो ऐसे ही लगा दोगे, मतलब दो ऑप्शन हटा दोगे ऐसे ही। तो इस तरीके से एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन चले गए। अब बचे हमारे सामने दो ऑप्शन कि सिस्टम वायरस से संक्रमित है। तो आप लोगों में से 50% लोग ऑप्शन ए पर जाएंगे और 50% लोग ऑप्शन सेकंड पर जाएंगे। तो लेकिन जब हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि सिस्टम हैंग वास्तव में होता क्या है, एक्चुअली में सिस्टम हैंग होता क्या है, तो जो सिस्टम होता है आपका कंप्यूटर कैसे हैंग करता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये हमारा हैंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप तो अपने मोबाइल की ही बात कर लो, जब आप उसमें कोई इनपुट देते हो, मतलब आप उसको टच करते हो, तो वो बहुत स्लोली प्रोसेस करता है। क्या करता है, मतलब वो आपके जो इनपुट दिया है आपने, बहुत स्लोली, मतलब बहुत धीमी प्रतिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें यही चीज़ कही रही है कि सिस्टम कीबोर्ड के इनपुट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या फिर स्लो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम हैंग कहते हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि विंडो ब्राउज़र में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध होता है। तो विंडो ब्राउज़र के बारे में बात हो रही पहली बात तो। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि विंडो ब्राउज़र में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध होता है। पहला ऑप्शन है होम बटन, सेकंड ऑप्शन है पेज लेआउट, थर्ड ऑप्शन है फॉन्ट गुण और फोर्थ ऑप्शन है स्टाइल। तो देखिए जो ब्राउज़र विंडो होता है, सबसे पहली बात तो ब्राउज़र विंडो होता क्या है उसको समझना पड़ेगा आपको। तो जो ब्राउज़र विंडो होता है वो एक ऐसा साधन होता है जिसका उपयोग करके इंटरनेट पर उपलब्ध जितनी भी वेबसाइट हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए कि जो विंडो मतलब जो अपना ब्राउज़र विंडो होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा साधन होता है जिसका उपयोग करके इंटरनेट पर जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका, ब्राउज़र विंडो का। ठीक है, अब ब्राउज़र विंडो में क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से, तो पहला ऑप्शन है होम बटन, सेकंड ऑप्शन है पेज लेआउट, थर्ड ऑप्शन है फॉन्ट गुण और फोर्थ ऑप्शन है स्टाइल। तो देखिए जो ब्राउज़र विंडो होता है इसमें ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे होम बटन होता है। यहाँ पे जो आपका जो होम बटन है वो इसका करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे जो ब्राउज़र विंडो लिखा हुआ है इसमें कौन सा उपलब्ध होता है, होम बटन उपलब्ध होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक किया होगा और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं इनसे संबंधित, तो वो आप लोगों ने ज़रूर से नोट की होंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।